दोस्तों आज हम बात करेंगे ITR 4 के बारे में। ITR 4 क्या होता है, कैसे फाइल करना है, सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि ITR 4 को कैसे फाइल किया जाता है। जो हमारे दोस्त जो बिजनेस करते हैं, छोटे व्यापारी हैं, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, जो कंपोजिट डीलर होते हैं, मतलब के कहने का ये है कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हो या किसी भी सिचुएशन में अगर उनका ऑडिट नहीं होता है, वो CS ऑडिट नहीं करवाते हैं, उनके ऊपर ऑडिट की लायबिलिटी नहीं बनती है, ऐसे टैक्स पेयर, ऐसे बिजनेसमैन वो ITR 4 को फाइल करेंगे। और ITR 4 को फाइल करने के लिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहें एंड तक और देखें और समझें कि ITR 4 को कैसे फाइल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ITR 4 के न्यू फॉर्म असेसमेंट ईयर 2021 के पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं और आज हम न्यू फॉर्म असेसमेंट ईयर 2021 ITR 4 के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें और जानें कि न्यू फॉर्म असेसमेंट ईयर 2021 ITR 4 के बारे में क्या कुछ अपडेट्स आई हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं फॉर्म के अंदर और क्या कुछ नया आया है। तो प्लीज एंड तक बने रहें और देखते रहें ITR 4 को। टाइम को वेस्ट ना करते हुए तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के फॉर्म पोर्टल पर लाइव कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे ITR 4 के बारे में। ITR 4 का जो फॉर्म है वो ITR 4 पोर्टल पर, इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव हो चुका है। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं ITR 4 के अंदर और क्या कुछ अमेंडमेंट हुई है, क्या कुछ नया आया है, आज हम जानेंगे। ITR 4 असेसमेंट ईयर 2021 के न्यू फॉर्म इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए, गूगल में लिखिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग, ये पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिए। इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन हो चुका है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग का पोर्टल है ये, इसे ध्यान से देख लीजिए। और 5/6/2020 मतलब 5 जून 2020 को ये फॉर्म, न्यू फॉर्म जो है ITR 4 असेसमेंट ईयर 2021 अवेलेबल फॉर ई फाइलिंग पोर्टल पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन कर आप यहाँ पर ID पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखेंगे। ये देखिए हमने इसमें लॉगिन ID पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद कैप्चा डाला है, उसके बाद इसे लॉगिन करते हैं और देखिए ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे ई फाइलिंग, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये देखिए ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। असेसमेंट ईयर इसमें सेलेक्ट करेंगे 2021, ITR 4 इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न लेंगे और सिलेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। ये हमारे फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अब इसमें हम बारी बारी देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर इस बार नया आया है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें इंस्ट्रक्शन का है, जो मैंने पढ़ लिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जनरल इंफॉर्मेशन में बड़ी बेसिक सी डिटेल पूछी गई है, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीजें आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए मेरा ऑटो फिल होकर आया है, जो भी मेरी डिटेल पेन में ऑलरेडी डली हुई थी वो सब इसने ऑटो फिल कर लिया है, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मैनुअली फीड कर सकते हैं इसे। मेरा आधार नंबर वगैरह सब कुछ इसमें डला हुआ है। देखिए बड़ी बेसिक सी डिटेल पूछी है, इसमें फोन नंबर वगैरह, मेल ID सब इसमें आप फीड कीजिए। उसके बाद इसके अंदर पूछता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ सेंटर, स्टेट, पब्लिक, पेंशनर, अदर, नॉट, ये कहता है फैमिली पेंशनर। इसमें जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है आप इसमें से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, हमारे जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो ऑलरेडी हमारी पुरानी ITR 4 को देख चुके हैं, समझ चुके हैं कैसे फाइल करना है, उनके लिए तो बहुत ईजी है। उन्हें पहले अपनी पुरानी वाली ITR को एक बार स्टडी करना है और उसके बाद ये न्यू फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए जब भी ITR का न्यू फॉर्म एक नए असेसमेंट ईयर में आता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, लेकिन उसका जो बेसिक है वो कभी चेंज नहीं होता। उसमें जब भी चेंज होगा 19-20
हल्का फुल्का चेंज होगा वो आप उसमें एडिशन कर सकते हो, अदरवाइज पूरा आईटीआर जो भी है आईटीआर 4 वो पुराने वाला ही रहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को भरने से पहले जो नए व्यूअर्स नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज निराश मत होइए। मैं इसके अंदर बेसिक कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। बेसिक के लिए मैं आपको अपनी पुरानी वाली वीडियो रिकमेंड करता हूं, आप पुरानी वाली वीडियो में जाइए और वहां से उसे पूरा स्टडी कीजिए। मैंने आईटीआर 4 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि आईटीआर 4 असेसमेंट ईयर 2021 में नया क्या आया है और कैसे उसे आपको फिलअप करना है। तो यहां तक आपको सबसे पहले पुराने वाली आईटीआर को अच्छे से देखना है। पुराने वाली आईटीआर को अच्छे से देखने के लिए मैं आपको पहले बताता हूं, आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना है और यूट्यूब में जाकर के आपको हमारा जो चैनल है अकाउंट टैक्स गुरु, देखिए ये स्पेलिंग है अकाउंट टैक्स गुरु की, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, ये हमारा लोगो है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये काफी सारी वीडियोस इसमें डली हुई है। इसके अंदर देखिए यहां पर आ जाता है फाइल आईटीआर 4। ये जो फाइल आईटीआर 4 है ये वाला ब्लैक कलर में है, असेसमेंट ईयर 2021, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है जी, ये आप देख रहे हो ये वाला, इसमें आईटीआर 4 के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप इस वीडियो को अच्छे से समझे, इसमें फुल डिटेल बेसिक सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, इसमें आप एक बार देख सकते हो, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप लॉगिन करना आपको बताया हुआ है, फॉर्म को फिलअप करना बताया हुआ है, टैक्स की कैलकुलेशन बताई हुई है, उसके बाद आईटीआर को वेरीफाई करना बताया हुआ है। और जो लोग आईटीआर को वेरीफाई नहीं कर सकते, बेंगलोर भेजकर साइन कर कर कॉपी को बेंगलोर भेज सकते हैं, तो सब कुछ बताया हुआ है। और आईटीआर को मतलब कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी आपको वीडियो दी हुई है हमारे चैनल पर। उसके बाद लॉगिन कैसे करना है, उसके बाद इनकम टैक्स की जो ये आईटीआर है इसको वेरीफाई कैसे करना है, उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटेशन कैसे बनानी है। इस तरह की सभी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो उन चीजों को दोबारा रिपीट करना मेरे हिसाब से टाइम को वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं वो बोर होते हैं इस चीज से कि एक ही चीज को आप बार बार बता रहे हो, पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसमें जो हमारे नए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है, प्लीज आप हमारे चैनल पर जाइए, सभी तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी, वहां जाकर आप एक बार इसे अच्छे से स्टडी कीजिए और उसके बाद आईटीआर 4 में नया क्या आया है उसको यहां से स्टडी कर लीजिए और फिर बाकी की फर्दर आईटीआर जो है आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं, आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पेज आप देख रहे थे जनरल इंफॉर्मेशन का, इसके अंदर नया आया है, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर देखिए इसके अंदर चलिए मैं प्राइवेट जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में वो अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी ऑप्शन के बारे में पुरानी वीडियो में बताया, अच्छे से समझ के इसे फिल कीजिए। अदर ऑप्शन मैंने ले लिया है, इसमें फील्ड अंडर सेक्शन ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी नोटिस का रिप्लाई कर रहे हो तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, फील्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो भी नोटिस ये आप इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी नोटिस होगा यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो फील्ड अंडर सेक्शन, फर्स्ट टाइम न्यू अप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर आप इनमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से आप ले सकते हो। आज मैं आपको बहुत ही खास एक चीज बताने वाला हूं इसके अंदर आईटीआर 4 में। देखिए अगर आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो आप 139 यूज कर सकते हो, ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो 139.4 यूज कर सकते हो, और कोई अगर गलती हो गई है रिटर्न को रिवाइज कर रहे हो 139.5 यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑप्शन है 119(2)(b) आफ्टर कंडोनेशन, ठीक है, आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, इस ऑप्शन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जानना बहुत जरूरी है। ये ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके लिए लोग तरसते हैं जानने के लिए कि ये क्या ऑप्शन है, लोग पूछते हैं लेकिन उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। ये ऑप्शन मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, खुशी से पागल हो जाओगे, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। कहने का मतलब यह है कि आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भैया मैंने पिछले साल रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, मेरा रिफंड बनता था। आपके एडवोकेट, सीए या अकाउंटेंट आपको कहते हैं भैया पिछले साल की रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं,
तो आप निराश हो जाते हो, यार पिछले साल की रिटर्न मैं फाइल नहीं कर सकता, मेरा सारा रिफंड खराब हो गया है, जो भी मेरा टीडीएस कटा था वो सब बेकार हो गया है, या फिर मुझे लोन लेना है लेकिन मुझे आईटीआर फाइल करनी है, अब मैं ना बैक डेट की रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। बैक डेट वर्ड मतलब जिसके लिए आप काफी मतलब लोगों से पूछते थे, यार बैक डेट की रिटर्न फाइल करनी है, आपको निराशा आपके हाथ में आती थी, आपको ना सुनने को मिलता था बैक डेट की रिटर्न। तो मैं आपको बता दूं कि बैक डेट की अगर आप रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हो तो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लोज बी आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में आप रिटर्न को फाइल कर सकते हो। बैक डेट की सारी रिटर्न इसी के अंदर जाती है, आप 5 साल पुरानी रिटर्न हो या 6 साल पुरानी रिटर्न हो, आप इसके अंदर फाइल कर सकते हो। प्रोसेस इसका क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ऑफिसर से जाकर के मिलना होगा डिपार्टमेंट में, वहां एक एप्लीकेशन देनी होगी, कहना होगा सर एक ऐसा रीजन था, इस कारण से मैं अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, और कारण बहुत जेन्युइन होना चाहिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले। आपकी दी हुई एप्लीकेशन को अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको वो एक नोटिस इशू करेगा वहीं बाय हैंड या आपकी मेल पर, या वो आपको बोलेगा कि मैं आपको एक नोटिस इशू करता हूं, आप कुछ समय बाद मेरे पास आइए, एक डेट देगा आपको और उस टाइम आपको एक नोटिस दे देगा, या अगर वो बिजी नहीं है तो ऑन द स्पॉट आपको नोटिस दे देगा, या एक डेट देगा, भैया इस डेट पर आना, मैं आपको एक नोटिस दूंगा, या आपकी मेल पर वो आपको नोटिस दे देगा, या बाय कुरियर आपको नोटिस भेज देगा। हमारा मकसद यही है कि आपको वो नोटिस मिलना बहुत जरूरी है। वो आपको एक नोटिस देगा जिसके अंदर लिखा होगा ये नोटिस नंबर है, और आपको एक तरह की मतलब कि उसमें परमिशन दी गई है कि आप इस बैक डेट की रिटर्न को फाइल कर सकते हो। जब आप इस रिटर्न को फाइल करोगे, आप यहां पर क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आगे फर्दर इसमें वो नोटिस का जो भी नंबर वगैरह होगा वो आप उसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर ये एरर जो अभी दिखा रहा है ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस पीरियड की रिटर्न में डिले नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें एरर आ रहा है। नहीं तो अदरवाइज आप उस नोटिस के नंबर को भी फिल करोगे और जो डेट होगी नोटिस की वो फिल करोगे। फिल करने के बाद आपकी रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद आपका जो रिफंड रुका हुआ है वो सब प्रोसेस में लग जाएगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से आपको परमिशन मिली है बाय नोटिस। तो आपका जो भी पुरानी रिटर्न थी वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। आप करके देखिए इस रिटर्न को, क्योंकि ये जो फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये न्यू फॉर्म है, इसीलिए इसमें हम नहीं फाइल कर सकते। आप पुराना फॉर्म लीजिए, जो भी पुराने वाला फॉर्म आपका है जिसको काफी डिले हो चुका है, तो उसके अंदर आप अपनी आईटीआर को असेसमेंट ईयर की जो भी है उसे आप फाइल कर सकते हो। ये तो न्यू फॉर्म है इसलिए यहाँ पर हम नहीं इसे फाइल कर सकते। आप करके देखिए, कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के अंदर, इस आईटीआर 4 में जो चेंजेस आए हैं इसमें लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर ना एक ऑप्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात ये कहता है इस ऑप्शन में, ये कहता है कि ओनली इफ ए पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 139(1). ठीक है, कहता है कि अगर एक इंसान की इनकम कम है, उसका टैक्स नहीं बनता और उसे जरूरत नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, उसकी इनकम बहुत कम है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, ठीक है, तो उसकी इनकम बहुत कम है, उसका टैक्स नहीं बनता और आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी भी उस पर नहीं आती है, तो वो कहता है मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों फाइल करूंगा आईटीआर। तो ऐसे में मैं बता दूं कि अगर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपने अगर ऐसा कुछ किया है जो नीचे दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके किसी करंट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट होता है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल हैं आप, अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर, किसी भी एक करंट अकाउंट के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए तक जमा हो गए हैं, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, सॉरी, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ 1 रुपया भी अगर जमा हो गया है, तो आपको ये रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, आपको फाइल करनी होगी और उसकी डिटेल आपको यहां पर दिखानी होगी कि आपने कितना पैसा जमा किया है। इस ऑप्शन को आपको यस करना होगा, ये ऑप्शन वर्किंग करने लगेगा, इसके अंदर यस कीजिए और यहां अमाउंट डालिए जितना भी आपको आपके अकाउंट में आपने जमा किया है, चाहे आपने किसी रिश्तेदार से लेकर किया हो या उधार में लिया हो, कैसे भी लिया, 1 करोड़ से ऊपर आपके अकाउंट में जमा हुआ है तो आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। जरूरी नहीं हो बिजनेस का पैसा हो, कोई भी पैसा हो, कहीं से भी आया हो। सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर है, अगर आपका 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में 2 लाख रुपए तक आपके फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा आया है, आपने खुद अपने ऊपर खर्चा किया है, आउट ऑफ इंडिया आपने फॉरेन ट्रेवल किया है, या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर गया, आपने उनके लिए 2 लाख, इसमें दिखाया हुआ है एक्सीडिंग 2 लाख, 2 लाख से ऊपर आपने खर्चा किया है, तो आपको इसमें यस करके अमाउंट डालना होगा कितना खर्चा किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके
घर का या बिजनेस का, ठीक है, यू हैव इनकरेड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। सॉरी, घर का तो इसमें नहीं लेंगे, ये एक बिजनेस की आईटीआर है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने 1 लाख से ऊपर अपने बिजनेस का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो 1 लाख से ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो आप इसमें यस करेंगे और इसके अंदर आप उस अमाउंट को लिखेंगे, कितना अमाउंट आपने पे किया है 1 लाख से ऊपर। तो आपको ये रिटर्न फाइल मैंडेटरी है, आपको फाइल करना होगा। ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो 2.5 लाख 2 लाख इनकम है, मेरे ऊपर रिटर्न की लायबिलिटी नहीं बनती है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर ऐसा कुछ है, ये 3 चीजें अगर आपने की हैं, 1 करोड़ से ज्यादा आपके करंट अकाउंट में पैसा है, 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा किया है, या फिर 1 लाख से ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो आपको फाइल करना ही करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ न्यू अपडेट्स आई थी, हर बार की तरह इस बार भी। तो ऐसी अपडेट्स को ध्यान में रखकर आप अपनी ITR 4 को फाइल करोगे। बाकी इसमें जितना भी नीचे दिखाया गया है ये सब पुराने वाला ही है, आप पुरानी ITR को स्टडी कीजिए, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें और नया क्या आया है। तो अच्छा, उसके बाद इनकम टैक्स की डिटेल पूरी की पूरी बिल्कुल वही पुराने वाले चीजें इसमें दी गई हैं, आप हमारी पुरानी ITR में जाकर स्टडी कर सकते हो। सेकंड नेक्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, बीपी, ये भी बिल्कुल सेम वही पुराने वाला फॉर्म है। आप हमारी पुरानी रिटर्न को जाकर के एक बार स्टडी कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। टैक्स डिटेल की अगर हम बात करें, ये भी पुराना ही फॉर्म है, आप उस फॉर्म को जाकर स्टडी कीजिए, आपको टैक्स डिटेल के बारे में पता लग जाएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन भी पुराना फॉर्म है, आप प्लीज हमारी पुरानी ITR को जाकर देखें, समझे। शेड्यूल डी, ये इसमें नया आया है। अब शेड्यूल डी है क्या? शेड्यूल डी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए 80C से लेकर के 80GGC, इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या कहते हैं, जो आप यहां पर शो करते हो इनकम डिटेल, इनकम डिटेल में आप देखोगे नीचे 80CC, ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो इसके अंदर 80CC, 80CCC, 80CCD, 80CCD, 80CCD2, ये जितने भी 80C वाले ऑप्शन हैं, इनके बारे में अगर आप कोई भी डिटेल देते हो, यहां पर इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 1/4/2020 से लेकर 30/6/2020, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया था, तो इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि अगर आपने अपने टैक्स को बचाने के लिए कोई टैक्स सेविंग के पर्पज से इन ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट किया है, क्या कारण है कि कुछ लोग डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं कि हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है, ATC में कोई इंश्योरेंस है, कुछ भी है, या होम लोन की पेमेंट है, EMI है, कुछ भी है, बच्चों की स्कूल फीस है, ठीक है, किसी भी चीज में आपने किसी भी तरह का डिले किया, मार्च मंथ था, आपने सारी बातें मार्च पे छोड़ी थी, जब मार्च आया तो आपको पता चला अब तो लॉकडाउन हो गया है, आप नहीं कर पाए इन्वेस्टमेंट, आपके पास इनकम कम थी, लेकिन फिर आपको टाइम मिला, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे आपको इंश्योरेंस करवाते हैं और उसका जो रिन्यू होता है वो मार्च में होता है, लेकिन पेमेंट नहीं थी, आप पेमेंट देकर रिन्यू नहीं करवा पाए अपनी पॉलिसी को, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के लिए आपने जो रिन्यू करवाई पॉलिसी, वो 1 अप्रैल 2020 से 30/6/2020 तक, 30 जून 2020 तक आपने इस पीरियड के लिए, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के पीरियड के लिए अगर कुछ रिन्यू करवाया है या ATC में इन्वेस्ट किया है सिर्फ पिछले साल के लिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके अंदर दिखा सकते हो। और दिखाने के बाद आपको उसकी बाइफर्केशन देनी है। जैसे ATC में आपने मान लीजिए 1.5 लाख लिख दिया, 1 लाख लिख दिया, कुछ भी लिखा, ठीक है, तो आपको क्या बाइफर्केशन देनी है, ये जो आपका शेड्यूल आया है, शेड्यूल DI, ठीक है, DI का मतलब होता है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपके जितने भी हेड ये बने हुए हैं, ATC, ATCCC, ATCCD, ATCCD1B, ATCCD2, ठीक है, ये ATD वाले ऑप्शन भी हैं, ATE भी है, EE भी है, EEA भी है, AEE और ATGGG और ATGGC, सारे ऑप्शन इसमें हैं। आपको इसमें बाइफरकेट करके दिखाना है, वहां ऑप्शन, वहां अमाउंट डाल देना है आपको। डालने के बाद ये लिखा है कि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक जो भी है वो आपको इनके अंदर शो करना है। और अगर आपने 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इस पीरियड के लिए की है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के लिए, तो आप इनके अंदर शो करोगे। अब ये ऑप्शन जो है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेड्यूल डी। अब शेड्यूल डी के अंदर आप देखिए, इसके अंदर जो शेड्यूल डी है और जो आपका ये इनकम डिटेल का जो शेड्यूल डी दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए 80D, 80D में यहां पर लिखा हुआ है
प्लीज फिल एटीडी शेड्यूल, दिस फील्ड इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम शेड्यूल डी। मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी मेंशन करना है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर क्लिक कीजिए प्लीज फिल द एटीडी, और आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट आपका एटीडी शेड्यूल पर चला जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी मतलब कि यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हो। आपको यहाँ पर पूछी गई हैं दो बातें। एटीडी होता है एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो आप अपने लिए या अपने फैमिली के लिए करवाते हो। तो इसमें दो बातें पूछी गई हैं कि जिसके लिए आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उनकी बाइफर्केशन नीचे दे दी गई है, किस टाइप का इंश्योरेंस है, किसके लिए करवा रहे हो। तो ये कहता है वेदर यू, आप और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर, या आपके घर का कोई सदस्य, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स को छोड़कर बात की गई है, पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। आप या आपके घर का कोई भी मेंबर, मतलब आप या आपके बच्चे या आपके स्पाउस इज सीनियर सिटीजन, इज ए सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 प्लस उनकी एज है। तो आप एक से लेकर के ये यहां तक आप फिल कर सकते हो। इसको यस कीजिए तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, यहां पर आप डाटा फिल कर सकते हो। अगर आप कहते हो सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप नो कर दीजिए, तो ऊपर वाले दो ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। इसके अंदर आप डिटेल डाल सकते हो, बहुत इजी है, बस आप क्लिक कीजिए, आपको अपने आप पता लगेगा क्या भरना है इसके अंदर। या फिर हम बात करते हैं नीचे वाले ऑप्शन की, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। अब बात आती है पेरेंट्स की। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई इंश्योरेंस लेते हो तो इसमें लिखा हुआ है कि वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स, चाहे मदर हो या फादर हो, इज ए सीनियर सिटीजन। आप यस या नो में उसका आंसर दीजिए और अपने ऑप्शन को फिल कीजिए यहां अमाउंट डाल के। तो ये एक नया ऑप्शन आया है जो बाइफर्केशन मांगी गई है। पहले एटीडी तो सीधा डायरेक्ट वहीं लिख देते थे, ना कोई पेरेंट्स का चक्कर है, बस डाल के जब किसी ऑफिसर ने पूछना होता था तभी उसे एक्सप्लेनेशन देते थे, अदरवाइज एटीडी में डाल देते हैं 4000 40,000 जो भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी बाइफर्केशन मांगी है, ठीक है, वो कहते हैं एक्सप्लेन करो अलग अलग। अब बात करते हैं एटीजी की। एटीजी भी हमारा पुराना ही फॉर्म है, आप जाके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला आपको। तो इस तरह से ये कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं, जैसे एटीडी, ये एटीडी में मतलब डी आई के बारे में बताना है आपको अलग से फॉर्म में। इधर से आपको मैं बता दूं ये जनरल इन्फॉर्मेशन में लास्ट की ये 3 चीजें पूछी गई हैं। तो ये इसके अंदर कुछ न्यू अपडेट्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप अच्छे से स्टडी कीजिए, देखिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। एक मैंने आपको इसमें इसके बारे में बताया 1192B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे, कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको बताया इसके बारे में। प्लीज फॉर्म को अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से भरिए, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर गलती हो भी जाती है तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान से फाइल कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया होगा, जिससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो देखने को सबसे पहले मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।